फ्रेंड्स, मैं हूं मेहुल राठौर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि सॉल्यूशंस लेसन में हम लास्ट यानी के पिछले वीडियो में राउट्स लो के वॉलेटाइल कंपाउंड के बारे में बात की थी, यानी कि वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के बारे में, यानी कि बाष्पशील के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर सेकंड केस उसका जो है, इसका नाम है नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। क्या लेना है हमें यहाँ पर? नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड का मतलब होता है अबाष्पशील पदार्थ, यानी कि कुछ हम जो सॉल्यूट की मात्रा में हम ऐड करेंगे वो हमारा कैसा होगा? नॉन वॉलेटाइल, जो कि वॉलेटाइल नहीं होता, वो गैस में कन्वर्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रिवाइंड करवा दूं कि हमने वॉलेटाइल में क्या पढ़ा था, उसके फैक्टर अफेक्टिव में क्या पढ़ा था कि जो वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, जब हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने कुछ कंपाउंड ऐड किया और वो भी वॉलेटाइल है, दोनों वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर क्या होगा? उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, यानी कि उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? वाष्प दबान क्या होगा? उसमें इंक्रीज होगा। एक इसकी बात थी वॉलेटाइल कंपाउंड की, उससे थोड़ा हटके है यहाँ पर। उसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ध्यान रखो। सबसे पहले मैं वॉलेटाइल की बात करूं, यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट लिया जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में था, प्रवाही, उसमें मैंने वॉलेटाइल कंपाउंड ऐड किया, यानी कि सॉल्यूट जो था मेरा कैसा था? वॉलेटाइल वॉलेटाइल, यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता था? इंक्रीज होता था, टेम्परेचर, या मैंने बहुत सारे उसमें 4 फैक्टर पढ़ाए थे। और यहाँ पर मैं नॉन वॉलेटाइल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैंने रखा है सॉल्वेंट, और यहाँ पर मैं सॉल्यूट जो ऐड कर रहा हूं वो यहाँ पर क्या है? नॉन वॉलेटाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? अबाष्पशील। क्या बोलते हैं उसको? अबाष्पशील। चलो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो सब लोग। यहाँ पूरा केमिस्ट्री वैसे पढ़ाया जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बात, हमने चाय की बात की थी कि हमने सबसे पहले पानी लिया, उसके अंदर सबसे पहले उसको हीट किया तो वेपर प्रेशर उसका इंक्रीज होगा। उसके बाद में मैंने मिल्क ऐड किया, तो वहां पे जो मैंने ऐड किया वो भी क्या था? मेरा वॉलेटाइल था। तो वॉलेटाइल की वजह से पहले जितना प्रेशर था उससे प्रेशर क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। बच्चों, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, घर पे चाय बनाते हो, सबसे पहले पानी को हीट करो, बराबर, गर्म करो वाटर को, बाद में देखो उसका वेपर प्रेशर कितना बनता है, और उसके बाद हम जब मिल्क भी ऐड कर दे, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद वेपर प्रेशर कितना बनता है, समझो। तो वहां पे हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि वॉलेटाइल कंपाउंड था। अब मैं बात बताऊं, सुनो। यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लो कि कुछ भी आप पका रहे हो, तब पकाते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले पानी को हीट करते हैं। चलो मैंने पानी को हीट किया, पानी गर्म हो गया और वहां से गैसेस मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, समझो, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बाद में हम क्या करते हैं? देखो, चावल की बात करूं, यानी कि खिचड़ी जब पकाते हो या कुछ भी पकाने की बात करूं, तब हम उसमें बाहर से कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं, बराबर, यानी कि द्रव्य पदार्थ ऐड करते हैं। मान लो मैंने चावल ऐड किए, चोखा ऐड किया मैंने अंदर, तो क्या होगा? तो जितना पहले प्रेशर था उससे कम प्रेशर होगा। क्यों कम प्रेशर होगा? क्योंकि जब हमने अंदर ऐड किया, बराबर, जो हमने चावल ऐड किया वो क्या करेगा? सबसे पहले जो वाटर के गैसेस मॉलिक्यूल है उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी खुद ले लेगा, और यहाँ पर जो जितने वेपर प्रेशर थे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड की वजह से होता क्या है कि जो हमारा वेपर प्रेशर था, वाष्प दबान था, वो वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा। तो कितना डिक्रीज होगा? तो समझो यहाँ पर वाटर जो था उसका जितना हमारा वेपर प्रेशर था उसमें मैंने कुछ ऐड किए चावल, तो थोड़ा डिक्रीज होगा। बाद में ज्यादा ऐड किए तो ज्यादा डिक्रीज होगा। यानी कि वो डिपेंड्स करेगा कि कितना हम यहाँ पर सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं उसमें। डिजोल्व यानी कि कितना ऐड करते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? अभी आपने देखा होगा कि जब हम खिचड़ी पकाते हैं, बराबर, खिचड़ी बनाते हैं, तब उस समय क्या होता है कि कुकर वगैरह जो भी हमारा होता है उसमें से सीटी बजती है। वो भी समझने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान रखो। जो नॉन वॉलेटाइल रूल है, बराबर, राउल्ट का, उसमें बहुत बड़ी बात आपको समझनी क्या है कि वेपर प्रेशर किसकी वजह से होता है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन में, यानी कि अबाष्पशील द्रावण में जो प्रेशर होता है, वॉलेटाइल प्रेशर, वाष्प दबान होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो हमारा सॉल्यूट है वो तो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसकी वजह से तो कुछ नहीं होगा, बट सॉल्वेंट से होता है। या फिर आप एक एग्जांपल ले लो कि हमने कुकर में, बराबर, खिचड़ी पका रहे हैं, चलो हीट किया उसको, बाद में क्या होगा कि विसल यानी कि सीटी बजेगी, उसमें बजेगी ना, तो हम करते हैं, काउंट करते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो वो सीटी किस तरह से बढ़ती है? सीटी क्यों बनती है? देखो किसकी वजह से होती है। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर था और चावल थे, चलो दोनों में से वाष्प में कन्वर्ट कौन हुआ? यानी कि गैसेस में कन्वर्ट कौन? ऐसा तो होगा नहीं कि आपका चावल बाहर उड़ के बाहर आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो वाटर जो होगा
जो सॉल्वेंट हमारा होगा वो गैस में कन्वर्ट होगा और उसकी वजह से वेपर प्रेशर बनेगा, बाष्प दबान बनेगा और उसकी वजह से हमारी सिटी बनती है। समझ में आया कि नहीं? और बाद में आप जब खिचड़ी बन जाती है तब आप देखना जितना वाटर ऐड किया होगा वह उतना होगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखो। नॉन वोलेटाइल कंपाउंड केस 2 हमारा है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया या फिर कुछ भी वेसल लिया मैंने, उसमें देखो लिक्विड सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जो कि हमारा कैसा है, अवाष्पशील, जो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, समझो सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रावक, द्रव्य, सॉरी, जिसको हम द्रावक बोलते हैं। तो यहां पर मान लो कि मेरा कोई एक सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट, ध्यान रखो यहां पर कुछ सरफेस पे मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर बनता है। बाद में मैंने क्या किया, देखो ये सिर्फ सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन बनाया या फिर कुछ मैंने अंदर ऐड किया, तो अंदर कुछ ऐड किया वो मेरा नॉन वोलेटाइल था, समझो। तो जो यहां पर मेरा गैसियस मॉलिक्यूल था उसमें से कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ गए, देखो क्या आ गए, देखो जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं अलग तरीके से वो हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। तो यहां पर हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल देखो बहुत ज्यादा है, बट यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो क्यों डिक्रीज हो गए, तो हमने नॉन वोलेटाइल ऐड किया इसलिए। समझ में आया? तो जितने गैसेस मॉलिक्यूल पहले थे उससे कम हो गए, यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा। नोट कर लेना, ये सब बातें पूछी जाती है, बराबर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। उसके बाद सॉल्वेंट, अभी हम आगे बढ़ चुके हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन बना, बराबर, यहाँ पर सॉल्वेंट में कितना वेपर प्रेशर होगा, मान लो मैं उसको 1 भी बोल सकता हूँ, ए भी बोल सकता हूँ। ध्यान रखना, आगे मैंने जो पीए पीबी पढ़ाया था, PA0 PB0, उसमें हम P1 और B को आप 2 भी ले सकते हो, बराबर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। उसके बाद इसको 1 और मैं इसको बोल दूं 2 या फिर B भी बोल सकता हूँ, किसको, सॉलिड मॉलिक्यूल को 2 नंबर का बोल सकता हूँ, या फिर मैं B भी बोल सकता हूँ। चलो इसका प्रेशर कितना होगा, देखो इसका प्रेशर कितना होगा, मानो कि इसका प्रेशर है PA, समझ में आ रहा है। सॉल्वेंट का जो होगा, बराबर, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, XA, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पर मैंने कितना कंपाउंड ऐड किया है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ P2। कितना कंपाउंड ऐड किया है, X2। यहाँ पर हम उसका वेपर प्रेशर के बारे में बात कभी नहीं करेंगे। क्यों सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो हमारा वेपर प्रेशर देता ही नहीं है, वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट की। तो चलो ये जो सॉल्यूशन बना और ये सॉल्वेंट था, इस दोनों में से याद करो, मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, ये दोनों में से वेपर प्रेशर किसका हाई होगा, ये सॉल्वेंट का होगा कि इसका होगा, समझो। वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट की वजह से तो वो डिक्रीज हुआ। अब ये सॉल्यूशन जो बना हमारा, उसमें वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, यानी कि दोनों में कितना डिफरेंस आया, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर, यानी कि सापेक्ष। समझो, जो हमारा सॉल्यूट है उसके सापेक्ष में कितना डिक्रीज हुआ वो हमको समझना है, बराबर, जो हमारा राउल्स लॉ का सेकंड पार्ट है, और वो हमें याद करना है। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, कितना डिक्रीज होगा, तो मैंने बता दिया, जितना हमने मोल ऐड किया होगा, मोल फ्रैक्शन ऐड किया होगा, जितना हमने सॉल्यूट ऐड किया होगा उतना वो डिक्रीज होगा। चलो अब इसको हम डिराइव करते हैं यहाँ पर। जैसा कि देखो यहाँ पर इसमें कुछ सॉल्यूट भी मैंने ऐड किए हुए, इसका हमें चेक करना है। देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर सिर्फ पीए के बारे में पढ़ना है, तो पीए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, PA0 × X है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बराबर, के पीए का वेपर प्रेशर कितना होगा, जितना मोल फ्रैक्शन उसका होगा। और यहाँ पर PA0, समझो इसको आप 1 से लिखो तो कैसा होगा, P1 इज इक्वल टू P10 × XA। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, बराबर, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसके बाद उसमें डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट, हमारे पास बच्चों क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट, यानी कि मैं मान लो इसे PA बोल दूं या फिर P1 बोल दूं, समझो। तो यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्वेंट था, जिसको मैं बोलूंगा PA0 या P10, समझो। तो PA0 लिख दूं मैं, चलो PA0 माइनस उसमें कितना डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर हमारा कितना डिक्रीज हुआ, किसके बाद, जब हमने ऐड किया उसके बाद। तो कितना हुआ हमारा उसके बाद, PA। चलो PA की वैल्यू कितनी है, PA0 × X है। यहाँ पर मैं लिख दूं PA0 P10 या फिर लिखू PA0 माइनस PA की वैल्यू क्या आएगी, PA0 × X है। चलो यहाँ पर PA0 में यहाँ पर क्या होगा, PA0 × -XA। चलो यहाँ पर डन हो गया। देखो अब याद करो वो चीज,
x1 xa प्लस xb इज इक्वल टू 1, ये था हमारा इक्वेशन। उसमें देखो 1 माइनस xa का मतलब क्या होता है, xb इज इक्वल टू 1 माइनस xa। चलो यहाँ पे हो गया, तो मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो pa0 इंटू xb, समझ में आ रहा है, डेल्टा p। चलो हमें रिलेटिव वेपर प्रेशर लेना है, यानी कि सापेक्ष में लेना है, तो pa0 कहां पर आएगा, नीचे आएगा, तो डेल्टा p डिवाइडेड बाय pa0 इज इक्वल टू xb। बच्चों ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, देखो यहाँ पर ध्यान रखो, ये इक्वेशन हमें दर्शाता है कि जो हमारा रिलेटिव वेपर प्रेशर है, सापेक्ष जो हमारा वाष्प दबाव में डिक्रीज होता है, यानी कि घटाड़ा होता है, वो कैसा होता है, देखो डेल्टा p डिवाइडेड बाय pa0, ये कितना होगा, इसमें डिफरेंस कितना आएगा रिलेटिव वेपर प्रेशर, तो कि जितना हम xp ऐड करेंगे, वो मैंने सबसे पहले ही बताया, आपको भी बताया कि जितना हम अंदर चावल ऐड करेंगे उतना वो डिक्रीज होगा, यानी कि xp जितना मोल फ्रैक्शन हम ऐड करेंगे सॉल्यूट का, उतना इसमें चेंज आएगा। इसको दूसरे तरीके से किस तरह से लिखा जाता है, देखो xb का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकलता है, उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मान लो कि n a और b है, तो a का मोल n है, b का मोल nb, तो किस तरीके से होगा, देखो xb इज इक्वल टू क्या होगा, nb डिवाइडेड बाय na प्लस nb, ये होगा। तो यहाँ पर xb की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। देखो डेल्टा p का मतलब क्या होता है, pa0 माइनस pa, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, pa0 माइनस pa डिवाइडेड बाय pa0 इज इक्वल टू क्या आएगा, nb डिवाइडेड बाय na प्लस nb। चलो समझ में आ गया सबको, देखो यहाँ पर नोट कर लेना सब कुछ बराबर अच्छे से। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, Na प्लस nb जो है हमारा, Na प्लस nb जो है, ये Na यानी कि सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूट का है, तो हमको मालूम है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में मोल हमारा किसका ज्यादा है, Na का, यानी कि Na सबसे ज्यादा है और उसके कंपेरेटिवली Nb कितना है हमारे पास, बहुत कम है। तो हम यहाँ पे Na को लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो क्या होगा नया इक्वेशन, देखो हमारा pa0 माइनस pa डिवाइडेड बाय pa0 इज इक्वल टू क्या आएगा, nb डिवाइडेड बाय na, क्या आएगा, nb डिवाइडेड बाय na। समझ में आ रहा है सबको। देखो अगर आपको रिलेटिव वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए बोला जाए और उसको मोल दिया गया हो, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन दिया गया हो तो डायरेक्टली आप ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन दिया गया हो और वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए बोलो तो यहाँ पर से फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको, डन। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, NB, अभी इसको हम मोल बोलते हैं, तो मोल का मतलब क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर मास। NB यानी कि सॉल्यूट, यहाँ पर ध्यान रखना है सबको। देखो आपको अगर 1 नंबर दिया गया है तो 1 नंबर होगा सॉल्वेंट का, यानी कि 1 को हम क्या बोलेंगे, A, और 2 नंबर जो है हमारा सॉल्यूट का होगा, जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, B। समझ में आ रहा है। तो B यहाँ पर है मोल, बट किसके मोल, तो यहाँ पर कौन है हमारा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो क्या होगा, NB यानी कि WB डिवाइडेड बाय MB। समझ में आ रहा है, वेट मॉलिक्यूलर मास याद करो सब। चलो इनटू Na मतलब क्या होता है, देखो WA क्या आएगा ऊपर, MA। समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखा जाता है, Pa0 माइनस Pa डिवाइडेड बाई Pa0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया उसके बाद का। चलो यहाँ पर सबसे अहम बात क्या है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है इसमें देखो हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखो, इसको आपको इंडिकेट करना है। Na का मतलब क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट यानी कि द्रावक। तो उसका M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इसको हम गुजराती में बोलते हैं आणवीय दर। यहाँ पर W का मतलब क्या होता है, वेट। समझ में आ रहा है, वेट ऑफ A है तो किसको बोलेंगे हम, A का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है। चलो बाद में WB तो सॉल्यूट। तो अभी कई बार क्या होता है, आपको सब कुछ दिया गया होता है कि सॉल्वेंट का मोल पता होता है या फिर उसका रिलेटिव वेपर प्रेशर पता होता है, बट आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता नहीं होता, कौन सा सॉल्यूट ऐड किया वो पता नहीं होता। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए इस तरीके से लिखना है, MB इज इक्वल टू, यहाँ पर W इस तरफ आ जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, और WB इंटू MA कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको इस तरफ ला दो या फिर इसको इस तरफ ला दो, किस तरीके से होगा तो आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो आपको ये होमवर्क रहेगा कि MB M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इसका नया इक्वेशन। चलो यहाँ पर कितने इक्वेशन बने हमारे, ये सबसे पहला इक्वेशन, बाद में ये मोल फ्रैक्शन वाला,
बाद में हम मोल वाला, और फिर उसके बाद हमारे जो मोलिकुलर मास फाइंड किया जाता है वो इक्वेशन। डन, चलो समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर था हमारा रिलेटिव वेपर प्रेशर, यानी कि सापेक्ष वाष्प दबान में जो हमारा डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है हमारा वाष्प दबान, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। बराबर, तो राउल्ट के ये दोनों बात थे जो हमने पढ़ा दिए, दोनों के दोनों केस। अब उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन।